मेरा नाम डॉक्टर CDS कटोच। हम हिमाचल पालमपुर के रहने वाले हैं और मैंने 35 इयर्स आर्मी की सर्विस की। और यहाँ आने से पहले हम पुणे में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे मेडिसिन और रेस्पिरेटरी मेडिसिन के आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में। राजकोट में हम एम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ओहदे पे आए हैं और पिछले हफ्ते ही हमने ज्वाइन किया है और काफ़ी चीज़ों का हमने मुआयना किया यहाँ पे। हमारा काम जो है वो बिल्कुल तय डेट की तरफ से चल रहा है। 1-2 महीने शायद पीछे हैं, वो भी हम उसको पकड़ लें आगे चल के। 400 से 500 मजदूर काम कर रहे हैं और आगे हमने कुछ माइलस्टोन रखे हैं अपने लिए कि हम दिसंबर तक ओपीडी शुरू करने का पूरी कोशिश करेंगे, अगर कोरोना की थर्ड वेव ने हमें डिस्टर्ब नहीं किया तो। जो मुझे खबर मिली है और जो मैंने ज़मीन पे जाके देखा है, हमारी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन है अक्टूबर-नवंबर 22 की। उसके हिसाब से काम अभी तक बिल्कुल ठीक चल रहा है और आज भी 400 से 500 मजदूर काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उस टाइम मरीज चले गए होंगे। हाँ, अभी जैसे तूफान आया था, 2 दिन काम बंद रहा, हमने मजदूरों को शिफ्ट किया था, तो दैट डजंट मीन कि 2 दिन काम, ये इवेंचुअलिटी आती रहेगी, इनमें रुक जाएगा, बट एम्स का काम किसी भी हालत में नहीं रुकेगा। बिल्कुल सही गति से चल रहा है। मैंने बताया हमारा डेट ऑफ कंप्लीशन, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन 22 अक्टूबर-नवंबर है और हमें सिर्फ 2 या 3 महीने उससे पीछे हैं। पर जैसे ये काम और बढ़ता जाएगा, अभी कोरोना का असर जो है वो कम हो रहा है, तो और मजदूर शामिल होंगे इसमें, और मजदूर शामिल होने की वजह से ये काम जो हमारे 2-3 महीने पीछे हुए थे फर्स्ट वेव और सेकंड वेव की वजह से, वो हम उसको पकड़ लेंगे और अगले दिसंबर तक मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो। तो फिलहाल हमने क्या किया है, जो हमारी धर्मशाला है वहाँ पे, उसको हमने शुरू में ओपीडी कम्प्लेक्स में तैयार करने का सोचा है और हमने पूरा थर्स्ट जो है वो उस पर लगा दिया है। जितनी लेबर है कि पहले दिसंबर से पहले इसको करिए, और पैरेलल जो है वह हमने थोड़ा सा वहाँ पे स्लो करके इसको हमने तेज़ कर दिया। इसके बाद हम फिर अपने नेक्स्ट पे जाएंगे। हॉस्टल हो गया, एम्प्लॉयज़ के क्वार्टर्स हो गए, फिर हम हॉस्पिटल पे जाएंगे ताकि नेक्स्ट ईयर एंड तक या 23 शुरू में हम इंडोर फैसिलिटी भी शुरू कर पाएँ। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से काम चल रहा है, हम ओपीडी दिसंबर तक शुरू कर पाएंगे, अगर हमें अगली वेव ने डिस्टर्ब नहीं किया तो। भर्ती में पहली बात यह है कि हमने फैकल्टी और नॉन फैकल्टी दोनों स्ट्रीम को भर्ती करना है। अभी हमारा अगला स्टूडेंट्स का बैच MBBS का आने वाला है और उसके लिए जो पहला बैच है वो हमारा सेकेंड ईयर में जाएगा। तो सेकेंड ईयर में जब वो जाएंगे तो उनके सिलेबस जो है वो अलग है, उसमें हमें फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन, इसकी फैकल्टी चाहिए होगी। तो एक तो उसके लिए, और इसी के साथ जो ओपीडी चलाने के लिए मेडिकल फिजिशियन, सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT के स्पेशलिस्ट चाहिए होंगे, उसके लिए भी हम फैकल्टी के रिक्रूटमेंट शुरू कर रहे हैं। और नॉन फैकल्टी में आज की डेट में मैं और मेरे डिप्टी डायरेक्टर, हम 2 ही एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, तो हमें भी हेल्पिंग हैंड चाहिए होगा, तो उसके लिए भी हम सोच रहे हैं कि उसके लिए भी हम लेके आएँ। हमने पहले भी फाइनेंशियल एडवाइज़र की अपॉइंटमेंट निकाली हुई है, अब मेडिकल सुपरिटेंडेंट लेके आएंगे, उसकी एडवर्टाइजमेंट निकली हुई है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन की एम्प्लॉयमेंट है वो साथ में चलेगी फैकल्टी की साथ। देखो, इसका तरीका होता है, हमने पहले एडवर्टाइजमेंट निकालनी है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में हम एडवर्टाइजमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है उनकी निकल चुकी है, उसकी 14 या 15 जून को लास्ट डेट है। उसके बाद फिर उनके इंटरव्यू होंगे, बट ये एडमिनिस्ट्रेटिव वाले जितने भी हैं ये सारे डेपुटेशन पे आएंगे। फैकल्टी का हमने रोस्टर बना लिया है, उसमें रिजर्वेशन भी बीच में हमने डाल दी हुई है कि कौन सी पोस्ट कितनी होगी, और उसको अभी हम उसकी सैंक्शन वगैरह जो फॉर्मेलिटीज़ होते हैं उस प्रोसेस में है। और मुझे नहीं लगता अगले 8 या 10 दिन में हम इसको न्यूज़पेपर में भेज देंगे, और न्यूज़पेपर में भेजने के बाद 45 डेज़ तक ऑनलाइन वो अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑनलाइन ही एप्लीकेशन आता है इसमें, और इसको जब हम न्यूज़पेपर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भेजते हैं तो उसके साथ साथ हमें 2 लोकल न्यूज़पेपर में निकालना होता है, यहाँ पे मराठी में, इस पर गुजराती में, और 2 हिंदी में, और 2 नेशनल इंग्लिश पेपर में निकालना होता है। वो सारी कार्रवाई चल रही है। देखो, गुजरात ने बहुत ही अच्छे ढंग से कोरोना को हैंडल किया है। मैंने आके यहाँ पे देखा, पूरे ही कंट्री में ये प्रॉब्लम थी, बट जिस तरीके से हैंडल किया है गुजरात ने, भाई उसी मॉडल पे बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है। कारणवश हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, बिकॉज हमारा अभी फर्स्ट बैच चला है और ये हम टेम्प्रेरी कैंपस में हैं, वो भी हमने PDO से बोरो किया हुआ है।
बट पूरी उम्मीद है कि जैसे हमारी ओपीडी शुरू होगी हमारे डॉक्टर बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कोई भी नेशनल कैलेमिटी हो, कोई एक्सीडेंट्स हो, तूफान आए, अर्थक्वेक आए या कोरोना आए, हम उसमें आगे पार्टिसिपेट करेंगे। बट इस बार फॉर्चुनेटली हमारे पास ना कोई स्टाफ है ना हमारे पास साधन है। अभी हमने सिर्फ फर्स्ट ईयर का एक बैच चलाया हुआ है 50 बच्चों का, वो भी अभी सेकंड ईयर में जाने वाला है। तो हमारी अभी प्रायोरिटी होगी कि जो नेक्स्ट बैच आने वाला है उसको कहाँ एडजस्ट करना है, कहाँ उसकी टीचिंग करनी है, कैसी उसकी फैकल्टी लेनी है, कहाँ उनका हॉस्टल लेना है। तो अभी हमारी वो प्रायोरिटी चलती है, तो हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। इसमें हमारी दिल की तमन्ना है, हम इसीलिए इधर आए हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा जिस काम के लिए हम बने हैं, हम जनता से कनेक्ट हों, वो सबसे पहला एक्शन उसके लिए होगा। हम ओपीडी जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहेंगे। उस ओपीडी में हो सकता है जब हम ओपीडी शुरू करें तो हम रूरल हेल्थ के लिए और ज़्यादा प्रयास करें। हम वहाँ पे कैंप लगाएं, सबको बताएं कि यस आपका अस्पताल एक और खुल गया है, आप उसमें आइए। अर्बन में कैंप लगाएं, उनको बताएं आगे पीछे जाके। तो अभी मंजिल बहुत दूर है, बट हम बिल्कुल मंजिल की तरफ पहुँचते नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी हमारा ओपीडी शुरू होगा और सब ठीक रहा तो हम दिसंबर तक पूरे तैयार हैं। देखो आज की डेट में जितनी भी नई इंस्टीट्यूट आ रही हैं वो इस तरीके से बनाई जा रही हैं कि इन चीज़ों की कमी होने का सवाल ही नहीं उठेगा। हमारे पास लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन होगी, हम पीएसए प्लांट लगाएंगे, हमारे पास सिलेंडर इतने रिजर्व होंगे कि अगर उससे 5 गुना 10 गुना मरीज भी आ जाए हमारे पास, हालांकि नॉर्मली हर अस्पताल में आप चले जाओ तो 5% भी नहीं, बहुत 2%, 1%, 0.5%, इससे ज़्यादा मरीज जो होते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये सिर्फ कोरोना अनफोर्सीन चीज़ एक ऐसी आ गई जिसमें ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत पड़ी। तो आगे के लिए ऐसा सिस्टम कर दिया जाएगा कि चाहे 25 गुना ज़्यादा भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़े वो हर अस्पताल के लिए अवेलेबल होगी। जो प्रेजेंट अस्पताल में उनके लिए सरकार ने पहले कर दिया है इंतजाम, और सबको मिल भी रही है आगे। शुरू में एकदम जैसे हमारा ग्राफ एकदम ऊपर वर्टिकली गया, नेचुरली कोई भी कंट्री होती, कोई भी जगह होती, किसी भी चीज़ की किल्लत होती कि लोगों की भूख बढ़ जाती है और उनको ज़्यादा खाना खाना पड़ता, तब भी हमें आटे गेहूँ की कमी होनी थी। सेम थिंग ऑक्सीजन के लिए हुई, बट हमने इससे लेसन सीखा और बहुत ही जल्दी विदिन 10 डेज हमने उसको कवर करके ऑक्सीजन की पूर्ति की हर जगह जहाँ जहाँ भी चाहिए थी। आपके गुजरात में यहाँ पे राजकोट में मैंने देखा बहुत जल्दी ऑक्सीजन की सप्लाई कैटर करी गई। कोई मरीज, मुझे नहीं लगता कोई मरीज बिना ऑक्सीजन के रहा हो या किसी की डेथ हुई हो बिना ऑक्सीजन की। बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया। यस, ऑक्सीजन, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्लांट होंगे। आज भी हमें मिनिस्ट्री ने पूछा है कि आपको कितने पीएसए प्लांट चाहिए। पीएसए प्लांट इज़ डिफरेंट फ्रॉम लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट। तो हमने आज भी अपना सोच के कि हमारा 7 बेडेड हॉस्पिटल है, उसमें मान के चलो कि 0.5% को ऑक्सीजन चाहिए होगी, जैसे ओटी में ऑक्सीजन चाहिए होगी, उसके हिसाब से हमने 2 या 3 पीएसए इक्विपमेंट्स उनसे मांगे हैं। बाकी अस्पताल की लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई होगी, जो कि अभी हम पहले से कैलकुलेट कर लेंगे। नॉर्मली 0.5 to 1% या 2% के लिए ऑक्सीजन कैटर की जाती है अस्पताल में। उतने मरीज होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हम कम से कम 10 या 12% के लिए रखेंगे। इस बार भी कोरोना में 5 से 10% मरीज जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, सबको नहीं पड़ी। हम 10% तो मिनिमम रखेंगे, लेसन लर्न, और उसको वेस्ट भी नहीं होने देंगे। उसको इतने जुडिशियसली यूज़ करेंगे कि कमी कभी नहीं आए, और जब जरूरत पड़े तो वी कैन जनरेट दैट मच ऑफ मीट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन। मैं थोड़ा सा चीज़ से सहमत नहीं हूँ। थर्ड वेव आएगी और हर साल आएगी वेव, थर्ड नहीं, ये हर साल 2 या 3 बार वेव आएगी। इसमें हर मार्च में, सितंबर में हमने स्वाइन फ्लू देखा, उसमें हर बार मार्च में आती थी, जून जुलाई में आती थी, दिसंबर जनवरी, जैसे भी टेम्परेचर चेंज होता है एक मौसम से दूसरे में, ये वेव्स आती रहती है और ये चलेंगी आगे आगे। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड वेव के बारे में जो लोग बात कह रहे हैं, थर्ड वेव आएगी, सेकंड वेव भी आनी थी, हमें पता था, बट इतनी जल्दी आ जानी थी और इतना कुछ हो जाना था, उसमें हम थोड़े कंप्लेसेंसी में चले, इसलिए हमें इसका नतीजा भुगतना पड़ा। थर्ड वेव कितनी भी भारी आ जाए, ये वाली नौबत कभी नहीं आने वाली, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। हर कोई गियर्ड अप है, ऑक्सीजन से गियर्ड अप है, बेड से गियर्ड अप है, हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं, हमारे पास कितनी मेडिसिन आ गई हैं, अभी लोग अवेयर हो चुके हैं, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी सबको मास्क पहना रही हैं। थर्ड वेव आएगी, हर साल हर वेव आती रहेगी, 2-2, 3-3 वेव आएगी।
जैसे नॉर्मल जुकाम होता था, नो दिस वायरस विल रिप्लेस द इन्फ्लुएंजा वायरस। बट हमें हमेशा सावधान रहना पड़ेगा और अपने प्रिकॉशन करने पड़ेंगे। बात है कि बच्चों में ये ज़्यादा करेगी या वो करेगी, देखो ये वायरस जितना ज़्यादा, जैसे सेकंड वेव में जितना ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट किया उतना ज़्यादा रेप्लिकेट हुआ, जितना ज़्यादा ये रेप्लिकेट होगा उतनी इसमें म्यूटेशन होगी। बट ऐसा कहना कि बच्चों को ज़्यादा असर पड़ेगा, इस पर मैं इस बात को नहीं मानता। बच्चों को इस बात, क्योंकि अभी तक तो हमने बच्चे बचा के रखे, स्कूल बंद किए, एग्ज़ाम पोस्टपोन किए, वो किए, उस तरीके से अगर बच्चों के स्कूल लगते हैं, वो लगते हैं, तो एक भी आदमी इन्फेक्ट आ गए, उस एंगल से आप कह सकते हैं। मगर ये कहना कि वायरस ऐसा आएगा जो बिल्कुल बच्चों पे अटैक करेगा, मैं इस बात को नहीं मानता। हाँ, देखो भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है महाराष्ट्र में, और जहाँ जहाँ कोरोना मरीजों की ट्रीटमेंट की गई है, वहाँ वहाँ म्यूकोरमाइकोसिस और ये फंगस इन्फेक्शन आई है, तो कोई नई बात नहीं है। और इस बार कई रीज़न दिए गए हैं इसके कि क्यों इतना ज़्यादा हो गया। देखो मैक्सिमम कोरोना वायरस की इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा सीवियर हुई जो डायबिटिक्स थी, और जिनकी इम्यूनिटी किसी वजह से कम थी, जैसे कोई कैंसर पेशेंट था, किसी की किडनी ख़राब थी, कोई कैंसर की दवाई ले रहा था, या कोई ऐसे इंजेक्शन लगा रहा था जिससे इम्यूनिटी और सुप्रेस होती है, कई बीमारियों में लगते हैं वो। और ख़ास करके देखा गया कि जिसका शुगर पहले से कंट्रोल नहीं था, ऊपर से इस बीमारी में काफ़ी स्टेरॉइड हमने यूज़ किए और जुडिशियसली भी यूज़ किए, कहीं पे ज़्यादा डोज भी देने पड़ी डॉक्टर्स को, उसकी वजह से वो शुगर काफ़ी देर तक, उस टाइम जान बचाने की पड़ी थी हर किसी को, शुगर कंट्रोल करने की नहीं पड़ी थी। उस स्टेज में ये म्यूकोरमाइन जो फंगस होता है वो ज़्यादा ग्रो कर गया बॉडी में और बाद में मैनिफेस्ट करने लगा, ये इसकी वजह है जो अभी तक है। और बाकी तो लोग कहते हैं ये हो गया वो हो गया, ऑक्सीजन की पानी की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता वो एक वजह रही है। अनहाइजीनिक मास्क की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता वो भी वजह रही है, कुछ फर्स्ट वेव में भी सबने नहीं डाले मास्क। आजकल लोग फैंसी मास्क डाल रहे हैं, उतारते हैं, घर जाके जेब में डाल लेते हैं, तो उससे नहीं था। प्रोबेबली इस बार काफ़ी मरीज हुए और उनमें से बहुत सारे मरीज डायबिटिक थे और उनका शुगर कंट्रोल नहीं था, और शुगर कंट्रोल करना प्रायोरिटी नहीं थी, जान बचाना प्रायोरिटी थी। साथ में शुगर कंट्रोल करने के लिए भी उतना ही एफर्ट लगाया गया, बट शुगर उतना कंट्रोल नहीं हो पाया, इसलिए म्यूकोरमाइकोसिस आता है।